तो विद्यार्थियों, हमने अरब इजराइल संकट के फर्स्ट पार्ट में जाना था कि अरब और इजराइल है, इनमें समस्या कहां से आती है। ठीक है, तो हमने पूर्व में बात की थी कि अरब इजराइल संकट में जो यहूदी समाज है उसको वेलफेयर घोषणा के तहत धीरे धीरे ये वो फिलिस्तीन आने लगे। वो लोग फिलिस्तीन में नेशनल होम की ये बात की गई कि भी यहूदियों का जो राष्ट्रीय घर है वो फिलिस्तीन में है, और इसके तहत वो लोग वहां के बसना शुरू हुए। लगभग 30% यहूदी 1947 तक आते आते वहां पर बस चुके थे, और उसके बाद में ये जब इनमें आपस में संघर्ष बढ़ा वहां के लोकल जो फिलिस्तीनी मुस्लिम्स थे वो और यहूदियों में, तो उसके बाद में फिलिस्तीन के दो हिस्से कर दिए गए और एक यरूशलेम प्रदेश तीसरा अलग से कर दिया गया। और दो हिस्सों में एक हिस्सा जो 1948 में जिसे इजराइल राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई, जो यहूदियों का हिस्सा था, और दूसरा हिस्सा वो जो फिलिस्तीन के ओरिजिनल प्रदेश जो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक जो क्षेत्र में थे उनको वो दिया गया, तो वो कहलाया फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन और यहूदियों के बीच का जो नया राष्ट्र बना था इजराइल, उन दोनों के बीच में लगातार झड़पें होती रही। कई युद्ध हुए जिनमें हमने 1948 का युद्ध, 1967 का युद्ध, 1973 का युद्ध, और उसके बाद में हम बात कर रहे थे कि एकदम से उन राष्ट्रों में ये भावना आने लग गई थी। और इस समय चूंकि जो अरब राष्ट्र थे वो सारे इस युद्ध में शामिल हो चुके थे, लेकिन जो इजराइल था जिसे रातों रात मान्यता दी गई एक राष्ट्र के रूप में, तो चूंकि उसके ऊपर पूर्वी जो यूरोपीय जो राष्ट्र थे, यूरोपीय सभी राष्ट्र, उन सब का वरदहस्त था, तो उसने भी लगातार उनका सामना किया और उसके बाद में अपनी संपत्ति या अपने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अपना जो क्षेत्रफल है वो 3 गुना तक बढ़ा दिया। और इस क्षेत्रफल बढ़ने के कारण जो वहां के जो फिलिस्तीन मुस्लिम समाज थे वो वहां से अन्यत्र जाने लगे, शरणार्थियों के रूप में रहने लगे। आसपास में जॉर्डन, लेबनान, मिस्र, सीरिया, इनमें शरणार्थियों की समस्या लगातार बढ़ती गई और आज बड़ी संख्या में वहां शरणार्थी बैठे हैं। और इसी बीच में कुछ राजनीतिक संगठनों का वहां उदय होता है जिनमें हमने बात की थी कि पीएलओ, आगे चल के दूसरा एक हमास, उसके बाद में जो फतेह ग्रुप है वो, और इस तरीके से ये ग्रुप आते हैं वहां पर। और इन्हीं के चलते 1987 में एक बड़ा विद्रोह वहां होता है और उसी के साथ हमास का जहां गठन होता है। ठीक है ना, तो जो बड़ा इसे कहते हैं पहला इंतिफादा विद्रोह। ठीक है ना, पहला इंतिफादा, पहला विद्रोह, बड़ा विद्रोह जो, और पीएलओ का उस समय ये हमास का भी गठन 1987 में होता है। तो एक तो ये इस क्रांति के रूप में, और सेकंड जो इंतिफादा है, अल अक्सा इंतिफादा जिसको कहते हैं, वो हुआ 2000 में। तो ये दो एक तरीके से बड़े विद्रोह हैं जो आपको इन सब में लगातार आपको ये बताना है अपने जब आप प्रश्न का उत्तर लिखें कि ये जो लगातार जो विद्रोह हुए इजराइल का, उनके ऊपर अटैक होता रहा, फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा, हमास, फतेह, ये जो ग्रुप बने, तो धीरे धीरे एक संघर्ष वहां लगातार इनके बीच में लगातार चलता आ रहा है। और वर्तमान में हम देखें तो इन लोगों की जो मुख्य मांग है, फिलिस्तीन, पहली बात तो जो एक ग्रुप है वो तो इजराइल को स्वीकार ही नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद अब जो इनकी मांगे बढ़ती जा रही, जो मांगे जो आई है, और जो शुरू से ये लोग कह रहे थे कि भाई अब जो जितने भी शरणार्थी लोग हैं उनको वापस वो जमीन मिले जिसमें वो अपने मूल फिलिस्तीन में वापस रहें, जो इधर उधर फैले हैं शरणार्थी। क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है वो फिलिस्तीन के शरणार्थियों की है, जो बेचारे सब कुछ खोकर वो लोग आज ऐसे उस स्थिति में आ गए हैं कि उनको आवश्यकता है। ठीक है ना, तो एक तो इनका बड़ा वो जो शरणार्थियों की समस्या को लेकर इनके बीच में कई समझौते चल रहे हैं, और ये बार बार डिमांड कर रहे हैं कि इजराइल द्वारा जो अधिकृत अरब प्रदेश हैं, जो अरब क्षेत्र है, जो अरब राज्यों से उन्होंने लिए हैं, एक वो डिमांड चल रही है कि उनको वापस उनको दिया जाए। ठीक है, तो वो कहते हैं भाई वो भी उनको वापस मिले, क्योंकि हर युद्ध में मैंने आपको पूर्व बताया था कि जितने भी युद्ध हुए उसमें
अरब राष्ट्रों ने अपनी बहुत भूमि है वो खोई और इजराइल का विस्तार होता गया और इजराइल के कब्जे में वो आती रही। तो अधिकृत जो क्षेत्र हैं अरब के, एक तो उनको खाली करवाना, ये आज इनकी प्राथमिकता है, जिसको लेकर बार बार ये जो झगड़े हैं, जो ये हमले हैं, आतंकवादी हमले हैं ये, और एक है जो फिलिस्तीन जो है उसको मुक्त करने की बात है। लेकिन मुक्त का तो अब नहीं लगता कि इस तरह की चीजें इजराइल को अस्वीकार करना, ये तो खैर उनका हम नहीं कह सकते कि ये कोई बात है। लेकिन अब जो मुख्य रूप से जो शरणार्थी समस्या है, इसका हल अब निकलना चाहिए, क्योंकि शरणार्थियों को लेकर अभी एक दूसरे पर, और सबसे बड़ी चीज ये है कि इन सारे हमलों में आप देख रहे हैं, आप लगातार पढ़ते हैं अखबार वगैरह, आप देखिए कि अरब और इजराइल के जो ये हमले होते हैं, इन हमलों में निर्दोष जो नागरिक हैं वो बड़ी संख्या में मारे जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मानवता के सामने एक समस्या अभी भी हमारे सामने इन राष्ट्रों के नागरिकों को देखने को मिल रही है। तो इन राष्ट्रों के नागरिक अपना विकास अच्छे से कर सके, इसलिए इन दोनों राष्ट्रों में सामंजस्य होना और इनके बीच में एक संतुलित जो समझौता है, जिसमें ये शरणार्थियों की समस्या भी हल हो सके और इजराइल के लोगों की भी समस्या हल हो सके, कि इजराइल है उनके लोगों का भी अस्तित्व वहां बरकरार रहे, यहूदी समाज भी सुरक्षित रहे और फिलिस्तीन के जो मूल वहां के लोग हैं वो भी सुरक्षित रहे। इसको लेकर एक कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। और फिलिस्तीनी हैं वो, जैसे वेस्ट बैंक में आप देखेंगे वहां भी आज जो एक स्वायत्तता दे रखी है, लेकिन वो स्वायत्तता वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी जहां मुस्लिम फिलिस्तीनी ओरिजिनल जो मुस्लिम्स थे वो लोग वहां रह रहे हैं, लेकिन वहां भी आप देखिए कि एक तरीके से रहते हैं, या उनकी स्वायत्तता की बात होती है, स्वतंत्रता की बात होती है, लेकिन वहां भी इजराइल का आज प्रभाव है। तो ये भी एक बहुत बड़ी डिमांड इनकी लंबे समय से चली आ रही है, जो अरब इजराइल के विवाद का एक बहुत मुख्य कारण बना हुआ है, फिलिस्तीनियों द्वारा आत्मनिर्णय की मांग, कि हम हमारे डिसीजन खुद लें, हम हमारे लिए जितनी भी बातें हैं वो खुद करें। ठीक है ना। यद्यपि जो ओस्लो समझौता हुआ 1993 में, उस ओस्लो समझौते में यासिर अराफात और ये जो इजराइल प्रधानमंत्री थे रबीन के बीच में, तो उस समय इजराइल ने पीएलओ को मान्यता दी थी। और जो वेस्ट बैंक और मैंने बताया आपको गाजा पट्टी, जहां जो फिलिस्तीनियों के हिस्से में आई थी, जिन पर अब इजराइल का अधिकार हो चुका, तो वहां पर एक फिलिस्तीन प्राधिकरण इस तरह का एक वहां गठित किया गया है, और पीएलओ को सीमित स्वायत्तता उस ओस्लो समझौते के तहत इनको प्रदान की गई थी। तो कई बार आपसे पूछ लेते हैं ओस्लो समझौता क्या है, तो आप बताएंगे कि ओस्लो समझौता वह है जिसके द्वारा एक फिलिस्तीन जो प्राधिकरण है उसका गठन किया गया, और वेस्ट बैंक और जो गाजा पट्टी है, जहां पर यद्यपि पूर्व में ये किसके पास थे, दोनों ही फिलिस्तीनियों के थे, लेकिन बाद में आक्रमण हुए, हमले हुए और उनमें वो चले गए, इजराइल ने उनके ऊपर अपना आधिपत्य सा जमा लिया। तो अब वहां पर सीमित स्वायत्तता इस ओस्लो समझौते के तहत दी गई, जो पीएलओ और इजराइल प्रधानमंत्री के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये समझौते आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। इसी तरीके से कैरो समझौता इजराइल और पीएलओ के बीच में हुआ था, ठीक है, जिसमें जो मिलिट्री थी उनको वापस बुलाने की बात हुई, कि भाई थोड़ी थोड़ी मिलिट्रियां हैं वो जिन क्षेत्रों में है, फिलिस्तीनी क्षेत्रों में, उनमें वापस वो पीछे लौट के आ जाएगी। इसी तरीके से 1995 में ओस्लो सेकंड, जिसे ताबा समझौता भी कहते हैं, वो हुआ। इन सब समझौतों में आप देखेंगे कि मुख्य रूप से इजराइल ने वही जो जमीनें कब्जे में ले रखी थी उन पर थोड़ा थोड़ा अधिकार छोड़ने की बात इनमें होती है। तो ये आप इनको थोड़ा सा दिमाग में रखिए, इनके ईयर वगैरह हैं वो दिमाग में रखिए, क्योंकि ये 2 नंबर के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो अब आप मुख्य रूप से जो इसमें प्रश्न बनता है, इसमें एक इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता दीजिए। सबसे पहले जो हमने बात की थी अरब और इजराइल है, इनका एक जो संघर्ष है वो शुरू कहां से होता है, और इजराइल किस तरीके से फिलिस्तीन का बंटवारा होता है, किस तरीके से वहां पे यहूदी समाज की स्थापना होती है, और इजराइल है उसका जन्म होता है, और उसके बाद में इन लोगों द्वारा उसे नकारा जाता है कि हम इजराइल को स्वीकार नहीं करेंगे, फिलिस्तीन के समर्थन में अरब राष्ट्रों का आना, और उसके बाद में आपस में युद्धों का चलना, और उसके बाद में विभिन्न समझौतों का होना, और वर्तमान में इजराइल का काफी जमीन पे फिलिस्तीन की पे कब्जा हो जाना, और शरणार्थियों की समस्या। तो ये तो थी, ये सारा एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। और आप अगला जो बिंदु बनाएंगे वो बनाएंगे अरब इजराइल संघर्ष के कारण।
तो उसमें मैंने सबसे बड़ा कारण तो आपको ध्यान में ही है कि सबसे बड़ा कारण तो ये है कि यूएनओ के द्वारा जो अरब और इजराइल जो फिलिस्तीन और इजराइल जो एक पार्ट अलग किया था, तो सबसे पहला कारण तो यही है कि इन लोगों ने यूएनओ के द्वारा जो भी ये जो समझौते किए गए थे उनको अस्वीकार किया और इजराइल को स्वीकार नहीं करते हैं, मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। तो एक तो ये इनके बीच में जो संघर्ष का बहुत बड़ा कारण है। और अरब लोग हैं वो सारे हैं वो इस चीज का विरोध करते हैं कि वो इजराइल को स्वीकार नहीं करते हैं। यद्यपि मैंने बताया कैंप डेविड समझौता, ओस्लो समझौता और ये जो समझौते हुए, इन समझौतों के बाद में कई राष्ट्र, जैसे मान लीजिए 1978 में मिस्र अलग हो गया कि वो अरब राष्ट्रों के इसमें से कि भाई जो जब कैंप डेविड समझौता हो गया, उसके बाद में जॉर्डन अलग हो गया, जॉर्डन ने अपने आप को इस युद्ध से अलग किया। तो अब जो राष्ट्र हैं जब उनको लगा कि भाई रास्ते नहीं निकल पा रहे हैं और तो वो कुछ राष्ट्र हैं वो अपने आप को इस युद्ध से अलग भी कर रहे हैं, अरब जो हैं। लेकिन आज भी फिलिस्तीन जो मुक्ति मोर्चा है, हमास है, फतेह ग्रुप है, ये सारे ग्रुप हैं वो लगातार फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के लिए और अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जमीन हमारी है और हम इसी पे रहेंगे, दूसरों को हम नहीं रहने देंगे। लेकिन वो जमीन जो उनकी स्वयं की है वो भी आज उनके हाथों से छिन चुकी है। तो ये हम देखिए कि इन सब के लिए ये सारा संघर्ष चल रहा है। तो इनके मुख्य मुद्दे ये हैं। और बाद के मुद्दे मैंने आपको बता दिए कि जो जिन जमीनों पे इजराइल का कब्जा है उन जमीनों को मुक्त कराना, उसके बाद में जो शरणार्थियों की समस्या है उसको हल करवाना, और सबसे बड़ी चीज है कि जो एक दूसरे पर जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं ये दोनों के बीच में संघर्ष का बहुत बड़ा कारण है। तो ये जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक कोई समाधान नहीं निकलेगा, ये बेसिक चीजें आप अरब इजराइल संकट में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसमें बताना होगा। और इनसे संबंधित जो दो ग्रुप मैंने आपको बताया कि दो बड़े ग्रुप हैं जो अलग अलग वेस्ट बंगाल और गाजा पट्टी में अलग अलग जिनका प्रभाव है, दोनों ग्रुप, फतेह ग्रुप और हमास ग्रुप। तो इनको आपको बताना है कि ये इनकी संयुक्त सरकार है वो जैसे बनी थी और फिलिस्तीन में। तो इस तरह की चीजें, ये जितने भी मुद्दे हैं ये सारे मुद्दे आप अलग लिख लीजिए। तो अरब इजराइल संकट के कारण जो भी आपको बताए हैं इनको आप देख लीजिए, प्रारंभिक स्वरूप देख लीजिए, और उसके बाद में आप लास्ट में जब प्रश्न करते हैं तो उसमें वर्तमान स्थिति का जरूर उल्लेख करिए। ठीक है ना। तो वर्तमान स्थिति में यही जो सारे समस्या हमने बात की, शरणार्थियों की, आतंकवादी हमलों की, नागरिकों का जो नुकसान हो रहा है, वो एक दूसरे के जो समझौते हैं उनकी सही ढंग से पालना या एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास है, ये वर्तमान में जो मुख्य स्थितियां हैं इनके बारे में आप और अपने जो जब आप प्रश्न का लास्ट पेज लिखते हैं उसका एक मूल्यांकन करते हैं तो आप इसमें, और अंतिम जो आप इसमें बताएंगे अरब इजराइल संकट को हल करने के जो आपके सुझाव और यूएनओ द्वारा जो किए गए प्रयास या अन्य महाशक्तियों द्वारा जितने प्रयास किए गए उन सबको आप इनमें से लीजिए, उनमें आप लिखिए। तो उसकी एक पीडीएफ भी आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भिजवा दी जाएगी, उसको भी आप थोड़ा अच्छे से देखिए। और इसके साथ ही मैंने बताया कि 2 नंबर के जो प्रश्न हैं इन प्रश्नों पर आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है ना। जैसे आपसे 2 नंबर का प्रश्न आ गया आपके कि हमास क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये वो ग्रुप हैं, वहां के जो दल हैं जिन्होंने अपने आप को या फिलिस्तीन को मुक्त कराने का बीड़ा उस समय उठाया था। तो हमास ग्रुप की यदि मान लीजिए आता है, तो मैं पूर्व भी अपने बात की थी किसका संगठन, तो ये ऐसे आते हैं। तो आपको मुख्य रूप से 2 चीजें इनके अंदर बतानी होती है कि एक तो ये किस सन में बने हैं, है ना। जो छोटे प्रश्न जब भी आते हैं ना 20-25 शब्दों के, तो उसमें हम बहुत ज्यादा चीजें हम नहीं ले सकते। हम उस ग्रुप का कब बना, उसकी विचारधारा, और एक जो चीज है वो मुख्य रूप से उसका उद्देश्य क्या है। हर ग्रुप जब बनता है, कोई भी संगठन बनता है, तो उस समूह का एक उद्देश्य होता है। तो हमें वो उद्देश्य जरूर हमारे उत्तर में बताना है। ठीक है ना। तो इनका मूल उद्देश्य मैंने आपको पूर्व में बताया था कि ये मुस्लिम भाईचारे को, फिलिस्तीन जो क्षेत्र है उसमें या अरब जो क्षेत्र है उसमें, दोनों में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो मुस्लिम भाईचारा है उसको बढ़ाने के लिए, एकता में आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए इस ग्रुप का उदय हुआ था, हमास ग्रुप का। और इनका ये है कि भाई यहूदी समाज है वो यहाँ से जाए, जो ये प्रारंभ में बना था उस समय इनका ये था, और यहाँ पर जो मूल जो मुस्लिम धर्म के जो लोग थे वहां के फिलिस्तीन के, उनका वापस वहां पर अधिकार हो, ये इसका मुख्य उद्देश्य हमास का था। तो एक ये ग्रुप बना था।
एक बार एक प्रश्न आपसे ये पूछ लेते हैं, ओस्लो समझौता, ये कई बार पूछा गया, आप पुराने पेपर जब देखिए, मैं बार बार आपको कहता हूं कि आप अनसोल्ड क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए। तो पुराने पेपर जब आप देखते हैं तो उसमें आप देखिए ओस्लो समझौता, ठीक है ना। तो जब हम ओस्लो समझौते की बात करते हैं तो वही मैंने आपको बताया कि जब हम सन की बात करेंगे तो आप उसमें ही बताएंगे 1993 में, ठीक है। अब 1993 में ओस्लो समझौता हुआ, अब किसके बीच में हुआ समझौता है, तो निश्चित रूप से दो पक्ष हैं। तो यहां आप बताएंगे पीएलओ और इजराइल के प्रधानमंत्री, तो यासिर अराफात और रबीन के बीच में यह समझौता हुआ। और इस समझौते में मुख्य रूप से जो निकल के निचोड़ सामने क्या आया था कि पीएलओ को इजराइल ने मान्यता प्रदान कर दी थी। तो इसमें आप बताएंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन पीएलओ ने एक दूसरे को आधिकारिक मान्यता देने एवं हिंसक गतिविधियों को त्यागने पर इन्होंने सहमति जताई। तो इसे कहते हैं ओस्लो समझौता। तो ओस्लो समझौता होता है इन दोनों के बीच में, तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में आप ये बता सकते हो ओस्लो समझौता। अगला मान लीजिए इसमें प्रश्न पूछते हैं, तो मैंने आपको पूर्व में बताया था कि कैंप डेविड जो समझौता है उसकी आप आ सकता है आपके कि जो कैंप डेविड समझौता है वो क्या था, तो वो आप बता दीजिए कि कैंप डेविड समझौता है ये किसके बीच में होता है, ये होता है मिस्र और इजराइल के बीच में। 1967 में मिस्र का भी हिस्सा था, वो किसने ले लिया था युद्ध में, जब अरब कंट्रीज ने मिलकर युद्ध किया, मिलकर उन्होंने आक्रमण किया इजराइल के ऊपर, तो उस आक्रमण में आपको मैंने बताया था कि मिस्र का भी हिस्सा उन्होंने कब्जे में कर लिया था। तो इस वापस उस हिस्से को लेने के लिए अमेरिकी प्रधान जो राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर, तो उनकी मध्यस्थता में इजराइल और इजिप्ट जो मिस्र है उनके बीच में एक समझौता होता है, और उस समझौते में वो जमीन उसको वापस देने की बात होती है। तो इसे हम कहते हैं 1978 का कैंप डेविड समझौता, ठीक है। तो ये समझौता आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें आपको ये सारी चीजें बतानी है। यरूशलेम मैंने बता ही दिया था आपको कि ये इस्लाम, यहूदी, क्रिश्चियन इन सब का एक धार्मिक पवित्र प्रदेश है। तो यरूशलेम के बारे में भी कई बार पूछ लेते हैं। बीच में आपको ये भी ध्यान में होगा कि इन्होंने यरूशलेम को जो राजधानी बनाने की कर ली थी, लेकिन चूंकि वो इनको जो जितने भी विश्व की महाशक्तियां थी वो उन्होंने मान्यता उसको प्रदान नहीं की, तो तेल अवीव में वापस उन्होंने अपनी राजधानी वापस ये लेके आए थे इजराइल वाले। तो ये चीजें आपको सारी ध्यान में रखनी है। तो मुख्य रूप से यदि ये प्रश्न आपके आ जाता है तो आपको प्रमुख जो युद्ध हुए हैं ये आप बता सकते हैं, 1948 का है, 67 का है, 73 का है, ये जो इंतफिदा जो विद्रोह हुए हैं इनको आप बता सकते हैं, पीएलओ, हमास, फतेह, ये सारी चीजें बता सकते हैं। अरब इजराइल में आपस में जो प्रारंभिक कारण है वो बता सकते हैं, और लास्ट में आप वर्तमान स्थिति, यूएनओ, कारण और इनका समाधान क्या हो सकता है, सुझाव, ये अपने मूल्यांकन में दे सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं यदि बड़ा प्रश्न आपके आता है। और छोटे प्रश्न आते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया, 2-2 नंबर के प्रश्न हैं वो यही आपसे पूछे जा सकते हैं। मुख्य रूप से समझौते आपसे पूछे जा सकते हैं, या प्रमुख घोषणाएं हैं वो आपसे पूछी जा सकती है, या प्रमुख संगठन, तो मुख्य रूप से 3 संगठन इसमें आपको दिखाई देते हैं, पीएलओ, फतेह और हमास। तो इन ग्रुप्स के बारे में आप और अधिक, और बाकी अंतरराष्ट्रीय संबंध का जो पेपर है इसके लिए आप नेशनल जो न्यूज़पेपर हैं वो न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़ते जाइए, अच्छी जो मैगजीन्स है उनमें इन आर्टिकल्स को पढ़ते जाइए ताकि तात्कालिक स्थितियां आपको मिलती रहे, ठीक है।